स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। हरियाणा विशेष की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन को 80 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन किसानों के हौसले बुलंद है। आगे की रणनीति भी तय हो चुकी है और किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। समर्थन जुटाने के लिए महापंचायतों का दौर भी जारी है। इसके अलावा किसानों ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश की कई जगहों पर कैंडल मार्च भी निकाला गया। किसान एक्शन में है तो दूसरी तरफ विपक्ष किसानों के सहारे सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है। कैसे किसान आंदोलन को लेकर हर रोज बदल रहे हैं समीकरण, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। किसानों ने कई दिन पहले ही तय कर लिया था कि 14 फरवरी को पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देनी है और किसानों ने कैंडल मार्च और जुलूस के जरिए शहीदों को नमन किया। इसके बाद 16 फरवरी को सर छोटू राम की जयंती पर किसान एकजुटता दिखाएंगे। उसके बाद 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए रेल रोको कार्यक्रम की रणनीति तैयार की गई है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक देश भर में रेल रोकने की बात कही गई। यानी अब किसानों ने आंदोलन को तेज करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए किसानों को अपनी श्रद्धांजलि दी। इस कैंडल मार्च में पंजाब से आई महिलाओं ने भी शिरकत की और उन्होंने भी अपने हाथों में कैंडल लेकर शहीदों को याद किया। हमने अपने शहीद भाइयों के लिए जो पुलवामा में शहीद हुए थे उनके लिए कैंडल मार्च निकाला है और सरकार को ये दिखाया है हम शांति प्रिय हमारे फौजी भाइयों को भी याद कर सकते हैं और किसान अपना धरने पर धरना भी दे सकते हैं। जब तक हम वो घर वापसी नहीं जाएंगे, चाहे कोई त्यौहार आए, हमने नया साल भी यहीं मनाया है, अपना होली फाग भी यहीं मनाएंगे और जो भी त्यौहार हम अपना यहीं रोड पर बैठकर मनाएंगे। शांति प्रिय अपना धरना चालू रखेंगे। इसके अलावा भी किसानों ने प्रदेश की कई जगहों पर कैंडल मार्च निकाला। जाहिर है आंदोलन एक बार फिर खड़ा होने के बाद से किसान एकजुट दिखाई दे रहे हैं और आंदोलन तेज किया जा रहा है। हरियाणा और यूपी के साथ साथ राजस्थान में महापंचायत का आयोजन भी हो रहा है और सरकार पर निशाना भी साधा जा रहा है। किसान नेता गांव-गांव जाकर लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल जिले के इंद्री में भी किसान महापंचायत हुई। एक तरफ से कहा जाए तो हरियाणा को ही किसान आंदोलन का कुरुक्षेत्र बनाने की कोशिश की जा रही है। एमएसपी का बात करते हैं, वे कहते हैं कि नहीं एमएसपी नहीं दे सकते। भाई आप ये बताओ कि दिक्कत कहाँ है? आप उसको कर दो, व्यापारी साहब अपने आप निपट लेंगे। अगर आपको व्यापारी का हित चाहिए तो उसका डिफरेंस दे दो आप हमको। यहाँ पे एक बार 400 रुपए बाजरे पर दिया हरियाणा में, लेकिन बिहार और आसाम का जो किसान है, जो पहाड़ पे रह के खेती करता है, जो धान की खेती करता है, उसको तो एमएसपी का पता ही नहीं कुछ भी। ये लड़ाई जो जत्थेबंदी 40 लोगों की है, ये पूरे देश के किसानों के फैसले करेगी। इसमें छोड़ना पड़ेगा कि झंडा किसका है, बैनर किसका है, ये पूर्ण रूप से छोड़ के ये किसान का झंडा, किसान का बैनर है। इस पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमको। हमें पूरे देश का विश्वास, जो पूरे देश के किसानों ने विश्वास करा है, और आंदोलन को किस गर्दिश में सरकार लेगी थी कि एक धार्मिक झंडा लाल किले के ऊपर लगवा के और पूरा देश ही बर्बाद कर दिया। किसान महापंचायत कर लोगों का समर्थन जुटाने में जुटे हैं। वहीं सियासतदार भी अपने काम पर लगे हैं। सिरसा पहुंची कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने एक बार फिर कांग्रेस को किसानों का हिमायती बताया और आंदोलन की वजह सरकार की असंवेदनशीलता बताया। हम जिला स्तर के ये कार्यक्रम करेंगे और उसके पश्चात हम स्टेट में भी करेंगे। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने ये पहले से आवाज़ उठाई हुई है। राहुल गांधी जी खुद आए थे हमारे में, ट्रैक्टर रैली हुई, हमारे सम्मेलन हुए, हमने ज्ञापन सौंपे हैं, हमने राजभवन का घेराव तक किया है। रोज हम आवाज़ उठा रहे हैं और गरीब आदमी की आवाज़ उठाना, आम आदमी की आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस लगातार हमलावर है तो सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि बातचीत से ही मामले का हल निकलेगा और पीएम के भरोसा दिए जाने के बाद किसानों को मसले का हल निकालना कि आंदोलन किसान का हक बनता है करने का। और मैं खुद किसान हूँ, किसान के खिलाफ मेरी आत्मा तो नहीं मानती कि मैं उसके खिलाफ बोलूँ। बहुत लोगों की बात है, लाख की संख्या में बैठा है,
वो आपस में मन बना लें। मोदी साहब ने तो पार्लियामेंट में कह दिया, सबसे बड़े सरकार के आदमी, कि तुम आओ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें कह रहे हैं कि तुम आओ, मैं साथ चलता हूँ, बातचीत करने को तैयार है। मुझे लगता है हो जाएगा। एक बात साफ है कि लंबे वक्त से चल रहा आंदोलन सरकार के लिए चुनौती बन चुका है। पीएम कृषि कानूनों को किसानों के हित में बता चुके हैं और धरना प्रदर्शन को आंदोलन जीवी की देन, लेकिन फिर भी बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है और किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं किसान आंदोलन में किसानों की मौत पर दिए बयान के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल सफाई दे चुके, लेकिन फिर भी विपक्ष की तरफ से कृषि मंत्री के बयान को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा ने जेपी दलाल के बयान को संवेदनहीन बताया है। जो लोग अपना घर बार छोड़कर ठंड में जा रहे हैं किसानों के लिए, केवल अपने लिए नहीं कोई जा रहा है, ये सभी पूरे कौम के लिए, किसान मजदूर के लिए जा रहे हैं। उनका संघर्ष है, एक आंदोलन है और उस आंदोलन में हिस्सा लेते हैं और कहीं ना कहीं उनकी सेहत, चाहे वहाँ पर हो या कहीं और पर जाकर जो उनकी सेहत बिगड़ती है, उनकी जान जाती है, आप उस बात को समझ नहीं रहे और इस तरह की बातें आप करते हैं। मत भूलिए कि ये दरबार जनता का दरबार, भगवान का दरबार होता है। इस्तीफा कोई नहीं मांगता, सरकार से समर्थन वापस ले। वो जो ऐसी सरकार है उससे समर्थन वापस ले। इस्तीफा तो देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि लोगों ने चुन के भेजा है। वहाँ जो मुद्दे, जो वायदा लोगों से करके गए हैं, वहाँ विपक्ष में आपको करके भेजा। जैसे हमारा जिम्मेवारी विपक्ष की लगाई है, इस्तीफा देने थोड़ा ही। वो तो प्रजातंत्र में तो विधानसभा या पार्लियामेंट, वहीं तो आवाज उठा सकते हो। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद धर्मवीर ने भी जेपी दलाल के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद ने कहा कि कोई भी किसान अपनी मर्जी से नहीं मरता, किसानों के बारे में ऐसा बोलना तो दूर सोचना भी नहीं चाहिए। कोई सोचता से मरना पसंद करता है, उस पर मरेगा। सरकार का क्या स्टैंड है सर? नहीं, जो भी मरा है तो बहुत बुरी बात है। उस परिवार से जाके पूछो जिसका मरा है। वो परिवार हमारा परिवार है, हमें सबको दुख है यार इस बात का। सारा देश एक है और सारा देश का किसान एक है और हम आत्मा से किसानों के साथ हैं ताकि उनकी आमदनी बढ़े और शांतिपूर्वक ढंग से वो भी अपने बच्चों का। हमें ये भी पता है आज किसान मौजूदा हालात में केवल खेती के सारे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, बीमार हो जाए तो इलाज नहीं करवा सकता। इसलिए सबकी ड्यूटी बनती है कि उनकी आमदनी बढ़े। आज अगर किसान का कोई भी किसान केवल खेती करता है, उसके घर में बीमार हो जाए तो 2 रुपए की दवाई नहीं ला सकता। अगर वो अपने बच्चे को ठीक स्कूल में पढ़ाना सकता है तो कर्जा बेशक ले लो। हमें पता है, उनको ही पता है। आप सब हम मिलकर ही कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे किसान की आमदनी बढ़े। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल के विवादित बयान ने किसानों में सरकार के प्रति रोष और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। कृषि मंत्री के बयान पर शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने जमकर हल्ला बोला। किसानों ने कृषि मंत्री के बयान पर खुलकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये नेता देश के जवान की शहादत पर भी ऐसी ही बातें करते होंगे। किसानों ने कहा है कि ऐसे बयान देने वाले लोग नेता बनने लायक नहीं है और बीजेपी को तुरंत इन्हें पद और पार्टी से हटाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आज जो पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी बरसी है, सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और कृषि मंत्री के बयान पे तो इतना गंदा बयान देना उनकी मानसिकता को दर्शाता है, उनकी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। मतलब इतना गंदा बयान है जिसकी तो हम निखेधी भी नहीं कर सकते। कृषि मंत्री जी का बयान आया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्योंकि आम जन समाज में कोई भी किसी की भी डेथ हो जाती है, उसके ऊपर हर आदमी भावहीन श्रद्धांजलि देता है, मन में अफसोस करता है कि जो भाई गुजर गया है उसका एक परिवार होता है, बच्चे होते हैं, बीबी होती है, माँ बाप होते हैं, जो पूरे परिवार को वो चलाता है। लेकिन जो 200 किसान गुजर गए हैं वो एक अपना आंदोलन करते हुए वो शहीद हुए हैं, जिनको हंस के बोल रहा था। देखो कितनी घटिया बात है। अब जो RSS वाले हैं इनके बच्चे नहीं हैं, हमें तो इनके ऊपर भी शक है भी नहीं, अपने माँ बाप की औलाद नहीं है।
अगर इनके अंदर परिवार चलाने की क्षमता होती, परिवार चलाए होते, इनके बच्चे अपने होते और इनको पता होता है कैसे बच्चे का दुख होता है। पहले तो इन्होंने ऐसा गंदा बयान देकर सारे किसान वर्ग की बहुत तौहीन की है, जो बहुत ही चिंताजनक विषय है। एक बहुत बड़ी किसान आंदोलन की बेइज्जती है इसमें और एक सारे किसान वर्ग की बेइज्जती है। हालांकि कृषि मंत्री ने इसको लेकर अपनी सफाई भी पेश की है। वहीं अगर अब बात करें अजय चौटाला के दुष्यंत का इस्तीफा मेरी जेब में है वाले बयान पर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा की प्रतिक्रिया सामने आई है। सैलजा ने कहा है कि जेजेपी को किसान आंदोलन पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। अजय सिंह चौटाला के इस्तीफे से कोई मकसद हल हुआ है तो मुझे ये बता दो, और मेरी तो जेब में है दुष्यंत का इस्तीफा, मैं अभी दे देता हूँ। अगर उस बात से मकसद हल होता हो तो हम एक पल भी नहीं लगाएंगे। केंद्र का कानून बनाया हुआ है, केंद्र निर्णय करे या हरियाणा के 10 सांसद रिजाइन करे जिन्होंने इस पे मोहर लगाने का काम किया है, या 5 राज्यसभा के सांसद जो हैं वो रिजाइन करें। दुष्यंत के रिजाइन मांगने से, हरियाणा के मिनिस्टर के किसी रिजाइन करने से अगर समस्या का समाधान होता है तो मैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मेरी जेब में है। ये कानून रद्द तो ये पहले ही करवा सकते थे ना। आज बात केवल इस्तीफे की नहीं है, बात ये है कि जब ये कानून बने या अध्यादेश आए तब आप कहाँ खड़े थे। असली बात तो ये है, आप किसानों के साथ हैं या सरकार के और अध्यादेश और सत्ता के साथ हैं। सवाल खनन विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। वहीं इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कहा गया है कि माइनिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत पुलिसकर्मियों के विभाग की तरफ से आई कार्ड बनाए जाएंगे, जो कि चेकिंग के दौरान उनके गले में होना जरूरी होगा। क्या कुछ और कहा गया, आप भी सुनिए। प्रदेश में खनन माफिया और रेत माफिया लगातार सक्रिय हैं और एक तरफ जहां माफिया सक्रिय हैं तो वहीं दूसरी तरफ माइनिंग डिपार्टमेंट के बनकर कुछ पुलिसकर्मी उगाही की शिकायतें मिल रही हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हैं, खनन मंत्री हैं। मंत्री जी, आप इस तरह की जो शिकायतें मिल रही हैं, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है? इस तरह की हमें शिकायत कोई ना कोई मिलती रहती है कि जहाँ खनन माफिया कहेगी कि प्रकृति का जो प्रकृति के नीचे जब पहाड़ है, यमुना है, नदी है, नाले हैं, सब प्रकृति के नीचे हैं और हर आदमी का मन करता है यार पत्थर है, रोड़ी बजरी कर ले। पर क्या है कि रोकना हमारा काम भी है ना भाई, चोरी रोकना, इस तरह का वो रोकना सरकार का, हम सबका धर्म है। लेकिन आपने तो मंत्री जी माइनिंग डिपार्टमेंट में जो पुलिसकर्मियों का ट्रांसफ़र किया है उनकी जिम्मेदारी लगाई है, ऐसे में जो बाकी पुलिसकर्मी थाने या चौकी के वो खुद वहाँ पहुँच रहे हैं, उसके लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? अब कई बार ये भी शिकायत मिलती है मैं इस तरह का भाई मैं माइनिंग से हूँ, माइनिंग में अब है नहीं, और उस तरह के बस जानकारी मिलती है जी माइनिंग का मुलाजिम था, माइनिंग पुलिस में था। इन सब बेकायदियों को रोकने के लिए हम जल्दी एक मीटिंग करेंगे और इस तरह से कि आई कार्ड इशू करेंगे जो मुलाजिम माइनिंग में है, और उससे माइनिंग का ये आइडेंटिटी रहेगी भाई ये आदमी माइनिंग का है और माइनिंग में ये नौकरी करता है। माइनिंग मीन्स पुलिस के स्टाफ में, तो उससे ये रहेगा कि भाई आदमी कौन है, नंबर है, पता है, आदमी जानकारी। जब तक उसकी जानकारी कोई इस तरह की धोखाधड़ी ना हो, कोई इस तरह की बेकायदी ना हो, तो इस तरह से मीटिंग करके हम इस तरह की जो बार बार शिकायत आ रही है पुलिस का, कई बार वो नौकरी कहीं करता, माइनिंग में काम करता है, पता ही नहीं है वो माइनिंग का स्टाफ है, कहाँ का है। इस तरह के कुछ लोग हैं जो इस तरह की करें, इन सबको हम रोकने का हम काम करेंगे। तो क्या मान के चलें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक और माइनिंग डिपार्टमेंट में बेहद सख्त कदम उठाने जा रहे हैं आप? नहीं, आप ये मत कि भ्रष्टाचार, हमारा ये कहना है कि हमने सबको भ्रष्टाचार को, जो 40 साल का जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वो हमने ख़त्म करा। हमारा ये कहना नहीं है, हमारा ये कहना है कि इस काम। अब बात गुरुग्राम से करेंगे। गुरुग्राम की परशुराम वाटिका में आज बसंत महोत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह, मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल ने शिरकत की है। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा और राव नरवीर सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस
दौरान भगवान परशुराम के मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। तो वहीं पर रणजीत सिंह ने कहा है कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कई कदम उठाए, जिसका एक बड़ा उदाहरण बिजली विभाग है। रणजीत सिंह के मुताबिक पिछली सरकारों के दौरान घाटे में चलने वाला बिजली विभाग आज 350 करोड़ रुपए मुनाफे में है। हमारा डिपार्टमेंट पहले घाटे में था और आज हम 350 करोड़ प्रॉफिट में हैं। और मैं कह के जा रहा हूं कि मिनिमम 1000 करोड़ रुपया फरवरी से फरवरी तक 31 मार्च से पहले हम प्रॉफिट में मैं ला के छोड़ूंगा 1000 करोड़ रुपया एडिशनल इनकम। ये जो करप्शन हो रही था वही तो पैसा निकल के आएगा। पंचकुला के बरवाला चौक पर स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर लोगों ने स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर ज्ञानचंद्र गुप्ता ने कहा है कि महाराणा प्रताप का बलिदान देश के लिए एक गौरव की बात है। वहीं इस मौके पर 38 दलित परिवार जिन्हें सरकार द्वारा घर दिए जाने के करीब 40 साल बाद भी आवास मिल नहीं सके, उनके आवास से अवैध कब्जे को हटाकर उन्हें घर दिलाने का काम भी किया गया। वहीं अंबाला की पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के सेक्टर 9 में बनी बाबा विहार कॉलोनी में ये सम्मान समारोह हुआ है और साथ ही इस दौरान कॉलोनी के लोगों ने मेयर के सामने अपने इलाके की समस्याओं को भी रखा और मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी सभी समस्याओं का जल्द निवारण करने का वादा किया है। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने जब से पदभार संभाला है तभी से ही लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का निपटारा किया जा रहा है और इसके साथ ही अंबाला के तमाम इलाकों में शहर की पहली महिला मेयर के सम्मान में समारोह का आयोजन भी हो रहा है। इसी कड़ी में अंबाला के सेक्टर 9 में बनी बाबा विहार कॉलोनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर शक्ति रानी शर्मा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान इलाके के लोगों ने अपनी समस्याओं को मेयर के सामने रखा। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी समस्याओं को गहराई से जाना और मुद्दों को निगम की बैठक में रखकर उनका समाधान करने का वादा भी किया। मुझसे पहले वक्ताओं ने मुझे यहाँ की कुछ समस्याओं के बारे में भी बताया है। अभी मैंने ऑफिस संभाला है और आप लोगों की जो भी दिक्कतें हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, एक बार हाउस की मीटिंग हो जाएगी। उसके बाद बैठ के आपके सेक्रेटरी के साथ, प्रेसिडेंट के साथ बैठ के हम बात करेंगे और उसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर कोई रिप्रेजेंटेशन देनी है तो वो भी मैं आपसे मांगूंगी और उसका ज़रूर कोई ना कोई हल हम निकाल सकेंगे। बहुत अच्छा है कि आपका जो ये एरिया है निगम के अंदर आ गया है और इसको भी जैसे पूरे शहर को तवज्जो मिली है उसी तरह से इस एरिया को भी वो तवज्जो मिलेगी जो अभी तक इतने सालों से वंचित रहा। चाहे वो हाउस टैक्स का मामला है, चाहे वो सफाई का या निकासी का मामला है या ग्रिड का मामला है, तो मैं आपसे विमर्श करके आप लोगों की सलाह लेके उसको आगे कैसे बढ़ाऊंगी, मैं अपने ऑफिस में बात करके उसको मैं ज़रूर आगे लेके जाऊंगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। इस कॉलोनी में केंद्र से जुड़ी नौकरियों से रिटायर्ड कर्मचारी रहते हैं और सभी को नवनिर्वाचित मेयर से काफी उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी साफ कह दिया है कि अब अंबाला का सर्वांगीण विकास होकर रहेगा और अंबाला को प्रदेश का नंबर 1 शहर बनाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। अंबाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं रोहतक जाट कॉलेज में 5 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी सुखविंदर पुलिस की गिरफ्त में है। रोहतक पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है, पूरे विवाद की जड़ को समझ रही है। आपको बता दें कि 12 फरवरी रात करीब 9 बजे सुखविंदर ने साथी कोच मनोज मलिक और उसके परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और इस हमले में मनोज मलिक और उसकी पत्नी साक्षी की मौत हो गई, जबकि उनका बच्चा गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। इस हमले में कुल 5 लोगों की मौत हुई है। वारदात के बाद आरोपी सुखविंदर मौके से फरार हो गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर दिल्ली से
उसकी गिरफ्तारी हो गई है। रोहतक पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए सुखविंदर को दिल्ली के समयपुर बादली से पकड़ लिया और आरोपी सुखविंदर भी कुश्ती कोच है। जाट कॉलेज के जिम्नेजियम में ही कुश्ती की कोचिंग भी देता था। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। तो समयपुर बादली से आरोपी सुखविंदर की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस पूछताछ भी कर रही है। अब सबसे पहले आपको समझाते हैं कि 5 लोगों की हत्या का आरोपी सुखविंदर कैसे दिल्ली पुलिस के हत्थे आखिर चढ़ा, कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो दिल्ली के समयपुर बादली से गिरफ्तारी हुई है। कैसे गिरफ्तारी की गई और गश्त के दौरान पुलिस को संदिग्ध कार भी दिखी। वहीं कार रोकने पर भागने लगा सुखविंदर। तो कैसे हुई है गिरफ्तारी? पुलिस वालों ने पीछा करके सुखविंदर को दबोच लिया। दिल्ली के समयपुर बादली से ये गिरफ्तारी हुई है। तलाशी के दौरान पिस्टल और 5 कारतूस भी मिले हैं। तो वहीं पूछताछ के दौरान रोहतक हत्याकांड की वारदात भी कबूली गई। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस को सूचना दी और रोहतक पुलिस अब सुखविंदर से पूछताछ कर रही है। वहीं जिसने भी रोहतक के इस हत्याकांड के बारे में सुना वो दंग रह गया। आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ जिसके चलते सुखविंदर ने मनोज मलिक और उसकी पत्नी समेत 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। सुखविंदर और मनोज के बीच में विवाद चल रहा था और कुछ दिन पहले मनोज मलिक से कहासुनी भी हुई और ये विवाद बढ़ता गया। जाट कॉलेज में अखाड़े के मुख्य कोच से मनोज और मनोज के घर के ऊपर वाले फ्लोर पर सुखविंदर रहता है। तो रात 9 बजे सुखविंदर ने पूरे परिवार को गोली मारी। पांच लोगों की हत्या का आरोपी सुखविंदर कोई सीधा साधा इंसान नहीं है, बल्कि इसका इतिहास भी इसके काले कारनामों की गवाही देता है। आपको बताते हैं कि सुखविंदर का इतिहास कैसा है। तो सुखविंदर से परिवार वाले भी नाराज रहते थे और सुखविंदर को उसके पिता ने बेदखल भी कर दिया था। तो क्या कुछ आरोपी सुखविंदर का इतिहास है, ये हम आपको बता रहे हैं। पत्नी भी सुखविंदर को छोड़कर चली गई थी, परिवार भी नाराज रहता था। पहले मेहर सिंह अखाड़े में कोच था सुखविंदर, तो वहीं बाद में जाट कॉलेज में कोचिंग देने लगा। तो जाट कॉलेज से भी सुखविंदर को हटाने की चर्चा हुई। महिला खिलाड़ी के परिजनों ने शिकायत की थी, जिसके बाद सुखविंदर को हटाने को लेकर भी चर्चा की गई थी। तो सुखविंदर पर महिला खिलाड़ी को परेशान करने का आरोप लगा। तो आरोपी सुखविंदर का क्या इतिहास रहा है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। महिला खिलाड़ी ने शादी का दबाव बनाने का आरोप लगाया। वह सुखविंदर ने जिस हत्याकांड को अंजाम दिया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आपको बताते हैं कि मनोज मलिक और उसकी पत्नी की हत्या के बाद किसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। आखिर मनोज कौन था? तो कौन था पहलवान मनोज? मनोज मलिक एक अच्छा पहलवान था और जाट कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत था। वहीं एथलेटिक्स साक्षी के साथ मनोज ने शादी भी की और साक्षी रेलवे में क्लर्क के पद पर काम करती थी। तो बेटे सर जाट को भी दोनों खिलाड़ी बनाना चाहते थे। चलिए फिलहाल के लिए हरियाणा विशेष में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।